हम लोग पिछले क्लास में अर्थव्यवस्था के दो केंद्रीय समस्याओं को देख चुके थे। क्या उत्पादन करें की समस्या और कैसे उत्पादन करें की समस्या पर हम लोग एक विस्तृत चर्चा समाप्त कर चुके थे। आज हम लोगों के चर्चा का विषय है किसके लिए उत्पादन करें की केंद्रीय समस्या से आप क्या समझते हैं। इस प्रश्न के समाप्ति के बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि केंद्रीय समस्याओं के संबंध में आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मत क्या है। इन दोनों प्रश्नों से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों पर भी हमारी निगाह होगा। जो छात्र केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और अलग अलग राज्य सरकारों के शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुड़े हुए हैं, वैसे छात्रों को भी हम बताने का प्रयास करेंगे कि इस टॉपिक से किस किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। आज का प्रश्न है पहला, किसके लिए उत्पादन करें की केंद्रीय समस्या क्या है। हम लोग पिछले क्लास में ये चर्चा किए थे कि अर्थव्यवस्था की तीन मूलभूत समस्याएं हैं, तीन सेंट्रल प्रॉब्लम है। पहला, क्या उत्पादन करें, दूसरा कैसे उत्पादन करें और तीसरा किसके लिए उत्पादन करें की समस्या, जिसमें दो समस्याएं क्या उत्पादन करें और कैसे उत्पादन करें, इस समस्या का सामना उत्पादन प्रारंभ करने के पहले कर लिया जाता है। अब जैसे उत्पादन अर्थव्यवस्था में हो गया तो उत्पादन का मकसद क्या होता है। उत्पादन का मकसद होता है उपभोग करना, उत्पादित वस्तुओं को उपभोग करना। तो उपभोग कैसे होगा, जब वस्तुओं का वितरण होगा, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में जब वस्तु और सेवा को पहुंचाया जाएगा तो उस उत्पादित वस्तु का उपभोग होगा। मतलब उत्पादन हो जाने के बाद किसी भी अर्थव्यवस्था के सामने एक अहम सवाल उत्पन्न हो जाता है कि उस उत्पादन का वितरण कैसे किया जाए, उसका बंटवारा कैसे किया जाए। अगर प्रश्न होगा कि किसके लिए उत्पादन करें कि समस्या का संबंध किससे है, ऑप्शन सुनिए। तकनीकी के चुनाव से है, चुनाव करने से है, या उत्पादित वस्तु के वितरण से है। तो इसका जवाब होगा किसके लिए उत्पादन करें, इस समस्या का संबंध वितरण से है, बंटवारे से है। तो हम लोग अभी जो समझे कि किसके लिए उत्पादन करें, इस समस्या का सीधा संबंध बंटवारा से है या वितरण से है। वितरण से संबंधित समस्या है ये। अब यहां से एक प्रश्न उठता है कि जैसे जीडीपी किसी भी देश के आर्थिक विकास का सूचक है। किसी भी देश के आर्थिक विकास का सूचक उस देश का जीडीपी होता है। यदि किसी देश का जीडीपी बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से उस देश की अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा होगा। लेकिन सोचिए, जीडीपी बढ़े लेकिन जीडीपी का बंटवारा सामाजिक न्याय के साथ नहीं हो पाए, जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका बंटवारा सही तरीके से नहीं हो जाए, देश का जीडीपी कुछ लोगों के हाथों में ही रह जाए और बहुसंख्यक लोगों को नहीं मिले, तो क्या ये जीडीपी किसी देश के आर्थिक विकास का सूचक होगा। इसका ये मतलब है कि उत्पादन का बढ़ना ये अच्छी बात है,
लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उत्पादित वस्तुओं को सही तरीके से सामाजिक न्याय के साथ उसे बांटा जाए, उसका बंटवारा किया जाए। तो हम लोग ये चर्चा किए कि किसके लिए उत्पादन करें। ये समस्या कब शुरू होगी, तो उत्पादन हो जाने के बाद। तो किसके लिए उत्पादन करें, इस समस्या का संबंध किससे है, तो इस समस्या का संबंध है जीडीपी के बंटवारे से, राष्ट्रीय उत्पाद के बंटवारे से यह समस्या संबंधित है। अब यहां ध्यान से देखना है, वितरण के भी दो पहलू हैं। वितरण के कितने पहलू हैं, तो दो। वो दो पहलू कौन कौन है, वो ध्यान से देखिएगा। वितरण का पहला पहलू है व्यक्तिगत वितरण। पहला व्यक्तिगत वितरण, और दूसरा पहलू क्या है, दूसरा पहलू है कार्यात्मक वितरण। तो हम लोगों को यह समझना होगा कि ये व्यक्तिगत वितरण क्या है और व्यक्तिगत वितरण का क्या उद्देश्य होता है। व्यक्तिगत वितरण का मतलब है कि जो राष्ट्रीय उत्पाद है या जो उत्पादन है, उस उत्पादन को समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में सामाजिक न्याय के साथ बंटवारा करना। व्यक्तिगत वितरण का क्या मतलब देखें, हम लोग यहां चर्चा की व्यक्तिगत वितरण। एक बार ध्यान समझना है कि ये व्यक्तिगत वितरण क्या है। तो व्यक्तिगत वितरण का मतलब देखें कि उत्पादन का समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में बंटवारा करना, ये व्यक्तिगत वितरण है। तो व्यक्तिगत वितरण का उद्देश्य क्या है, तो व्यक्तिगत वितरण का उद्देश्य होता है आर्थिक असमानता दूर करना। आर्थिक असमानता दूर करना। समाज में जो आर्थिक गैर बराबरी है, उस आर्थिक गैर बराबरी को व्यक्तिगत वितरण के द्वारा दूर करने का प्रयास किया जाता है। अब देखिए, एक सवाल जो आपके मन में आ सकता है कि सरकार जो है वो आर्थिक असमानता को या आर्थिक गैर बराबरी को दूर करने के लिए कौन सा औजार प्रयोग करेगी, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है सरकार के पास जिसके माध्यम से सरकार आर्थिक असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगी। तो देखिए, वो औजार सरकार के पास क्या है, तो बजट। बजट एक औजार है, उपकरण है। राजकोषीय उपकरण, सरकार के पास राजकोषीय उपकरण भी है जिसमें सार्वजनिक आय, व्यय, ऋण ये आते हैं। तो हम लोग अभी चर्चा कर चुके कि किसके लिए उत्पादन करें, यह समस्या वितरण से संबंधित है। किसके वितरण, तो उत्पादन के वितरण। फिर समझे इसके दो पहलू कौन कौन, एक व्यक्तिगत वितरण और दूसरा कार्यात्मक वितरण। व्यक्तिगत वितरण का मतलब भी देख लिए कि राष्ट्रीय उत्पाद का समाज के विभिन्न वर्गों में सामाजिक न्याय के साथ कैसे बंटवारा किया जाए, ये व्यक्तिगत वितरण है। व्यक्तिगत आर्थिक असमानता दूर करने के क्या औजार हैं, तो ये हम लोग चर्चा किए। आर्थिक असमानता दूर करने का प्रयास सरकार किसके माध्यम से करेगी, तो बजट के माध्यम से करेगी। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो सरकार है वो आय और संपत्तियों का रीडिस्ट्रीब्यूशन, पुनर्वितरण, फिर से बंटवारा भी अगर करना चाहे तो उसके लिए बजट और राजकोषीय उपकरणों का उसे सहारा लेना पड़ेगा। अब देखिए, हम लोग सबसे महत्वपूर्ण जो दूसरा बिंदु है कार्यात्मक वितरण, इसका मतलब समझेंगे। इसको समझने के लिए
आप लोग से हम एक सरल सा सवाल पूछेंगे। वो सवाल है कि उत्पादन कैसे होता है। तो आप लोग भी बताएंगे, बहुत आसान सवाल है कि उत्पादन कैसे होता है। तो उत्पादन के साधनों के सहायता से होता है। तो उत्पादन मतलब Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए बी सी डी ई और टी बार। मतलब यहाँ Q जो है ये उत्पादन है, यहाँ Q का मतलब उत्पादन से है, और F जो है ये फंक्शन है, फलन है, और A B C D E ये उत्पादन के विभिन्न साधन है। जैसे A भूमि हो सकता है, B पूंजी हो सकता है, C श्रम है, D संगठन है, E साहस है, और T बार ये कांस्टेंट टेक्नोलॉजी को बताता है। तो हम लोग अभी चर्चा किए कि उत्पादन कैसे हो रहा है। तो उत्पादन के विभिन्न साधनों के सहयोग से हो रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि जब उत्पादन के साधनों के सहयोग से होता है, मतलब उत्पादन करने में उत्पादन के साधनों का योगदान है, तो उत्पादन हो जाने के बाद क्या उत्पादन के साधनों को उनका उचित मजदूरी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो आपके मन में भी ये बात होगा कि जब उत्पादन के साधनों से हो रहा है, उत्पादन भूमि के सहयोग से हो रहा है, पूंजी के सहयोग से हो रहा है, श्रम के सहयोग से हो रहा है, तकनीकी के सहयोग से हो रहा है, तो उत्पादन हो जाने के बाद उत्पादन के साधनों को मजदूरी देने की जरूरत है। जैसे उत्पादन के साधनों को क्या क्या मजदूरी मिलता होगा। तो भूमि को हम लोग क्या देते हैं, तो भूमि को हम लोग देते हैं रेंट, लगान। पूंजी को क्या मिलता होगा, तो पूंजी को हम लोग देते हैं ब्याज। श्रम को मजदूरी मिलता है, साहसी को लाभ मिलता है। तो कार्यात्मक वितरण का मतलब यह है कि उत्पादन के साधनों के सहयोग से हुआ, तो उत्पादन के साधनों को कितना मजदूरी दिया जाए। मतलब लगान का, ब्याज का, मजदूरी का और लाभ का निर्धारण कैसे किया जाए, ये कार्यात्मक वितरण है। तो कार्यात्मक वितरण को हम लोग एक लाइन में क्या देखे, तो एक लाइन में देखे उत्पादन के जो साधन हैं, उत्पादन के साधनों के मजदूरी का वितरण। इसमें बहुत सारे सिद्धांत हो सकते हैं। इसमें अर्थशास्त्र में बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे लगान के संबंध में, ब्याज के संबंध में, मजदूरी के संबंध में और लाभ के संबंध में बहुत सारे सिद्धांत हैं। इन साधनों का जितना उत्पादन में कंट्रीब्यूशन रहता है, उस कंट्रीब्यूशन के आधार पर इन साधनों को मजदूरी दिया जाता है। तो ये हम लोग चर्चा कर लिए कि किसके लिए उत्पादन करें। इस समस्या का संबंध किससे है, तो राष्ट्रीय आय के वितरण से। फिर हम लोग चर्चा किए वितरण के दो पहलू, एक व्यक्तिगत वितरण और दूसरा कार्यात्मक वितरण। हम लोग व्यक्तिगत वितरण का मतलब देखे कि राष्ट्रीय उत्पाद का समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में बंटवारा करना, यह है व्यक्तिगत वितरण। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है आर्थिक असमानता को दूर करना। फिर हम लोग चर्चा किए कार्यात्मक वितरण क्या है, तो कार्यात्मक वितरण का मतलब था उत्पादन के जो साधन हैं उनके मजदूरी का वितरण करना या उनके लिए मजदूरी का निर्धारण करना। तो हम लोगों का ये प्रश्न समाप्त हो गया। हम लोग समझ लिए कि इसके लिए उत्पादन करें कि केंद्रीय समस्या क्या है। अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आ रहे हैं। आज का
दूसरा जो प्रश्न है वो है केंद्रीय समस्या से संबंधित आधुनिक विचार। इस प्रश्न को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार इससे प्रश्न रहे हैं। शिक्षक से संबंधित कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का ये एक अहम विषय है, टॉपिक है, इससे प्रश्न होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। हमारा दूसरा प्रश्न है केंद्रीय समस्या से संबंधित आधुनिक विचारधारा क्या है। मतलब आधुनिक अर्थ चिंतक उन 3 केंद्रीय समस्याएं क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। इन 3 केंद्रीय समस्याओं के अलावे कुछ और केंद्रीय समस्याएं हैं जिसके तरफ इशारा करते हैं। तो कौन अर्थशास्त्री हैं जो 3 केंद्रीय समस्याओं के अलावे कुछ नई केंद्रीय समस्याओं की ओर हम लोगों का ध्यान आकृष्ट करवाने का प्रयास करते हैं। तो वो 2 अर्थशास्त्री हैं, वो ध्यान से सुना जाए। वो 2 अर्थशास्त्री, एक है लेफ्टविच और दूसरे अर्थशास्त्री है, पहला हम लोग देखें लेफ्टविच और दूसरे हैं स्टीगलर महोदय। प्रश्न अगर रहेगा कि 3 केंद्रीय समस्याओं के अतिरिक्त जो कुछ नई केंद्रीय समस्याएं हैं, उन समस्याओं की ओर ध्यान दिलवाने का काम कौन किए, तो स्टीगलर महोदय किए। और कौन किए, तो लेफ्टविच किए। यहां से प्रश्न उठता है कि केंद्रीय समस्या से संबंधित जो आधुनिक विचारधारा है उसमें किन अर्थशास्त्रियों का योगदान है। तो उसका जवाब है एक लेफ्टविच महोदय का और एक स्टीगलर। अब देखिए, आधुनिक विचार जो है, केंद्रीय समस्या से संबंधित जो आधुनिक विचार है, इसमें 2 आधुनिक अर्थशास्त्री कौन कौन, तो हम लोग अभी चर्चा कर लिए, स्टीगलर और लेफ्टविच। इन 2 अर्थशास्त्रियों ने 3 केंद्रीय समस्याओं के अतिरिक्त 2 और केंद्रीय समस्याओं को बताया। वो कौन सी समस्या है, तो पहला समस्या है संसाधनों के कुशलतम प्रयोग की समस्या। प्रयोग की समस्या। तो हम लोग देखें 2 आधुनिक अर्थशास्त्री कौन कौन, तो पहले थे स्टीगलर और लेफ्टविच। इन 2 अर्थशास्त्रियों ने 3 केंद्रीय समस्याओं के अलावे 2 और केंद्रीय समस्याएं बताया। पहला संसाधनों के कुशलतम प्रयोग की समस्या और दूसरा आर्थिक विकास की समस्या। अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसको ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है केंद्रीय समस्या से संबंधित आधुनिक विचारधारा के प्रवर्तक तो स्टीगलर और लेफ्टविच। 2 नई केंद्रीय समस्याओं को बताए। तो पहली समस्या है संसाधनों के कुशलतम प्रयोग की समस्या और दूसरी समस्या क्या है, आर्थिक विकास की समस्या। अब संक्षेप में हम लोग इन 2 समस्याओं को भी समझ लें। आधुनिक अर्थ चिंतक जो हैं, उनका मानना है कि हमारे पास उत्पादन के साधन सीमित और इन सीमित संसाधनों का यदि कुशलतम प्रयोग किया जाए, यदि इन संसाधनों का 100% यूटिलाइजेशन किया जाए तो अर्थव्यवस्था का परिदृश्य बदल सकता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों का यह मानना था
कि जो रिसोर्सेस हमारे पास है उसका 100% प्रयोग करना भी किसी अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौतीपूर्ण काम होता है। कैसे? दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जिनके पास प्राकृतिक संपदा, जिनके पास मानव संपदा प्रचुर मात्रा में है, लेकिन विकास का जो रफ्तार है उस रफ्तार में ये देश काफी पीछे हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जिनके पास प्राकृतिक संपदा बहुत कम है, लेकिन अपने सीमित संसाधनों के कुशलतम प्रयोग के बदौलत वैसे देश आर्थिक विकास के पराकाष्ठा को छूने में सफल रहे हैं। जैसे आप जापान को देख सकते हैं कि उसके पास प्राकृतिक संसाधन न के बराबर है, लेकिन जो भी उसके पास संसाधन है, जो उसके पास मानव संसाधन है, उस संसाधन का बेहतर प्रयोग करके वह देश विकास के ऊंचाइयों को छू लिया है। तो इन आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कहा कि कोई भी देश सिर्फ प्राकृतिक संपदा और विशाल मानव संपदा के बल पर विकास नहीं कर सकते हैं, बल्कि इन संसाधनों का बेहतर प्रयोग और 100% प्रयोग जरूरी होता है। आप भारत के संदर्भ में बात कीजिए, इस देश में जितना विशाल मानव संपदा है और जितना हम लोगों के पास विशाल प्राकृतिक संसाधन है, इन संसाधनों का अगर 100% प्रयोग कर लिया जाए तो भारत विकास के दौड़ में बहुत सारे देशों को बहुत पीछे छोड़ देगा। तो लेफ्टविच और स्टिगलर महोदय ने यह बताया कि संसाधनों के कुशलतम प्रयोग करना भी किसी अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौती है। अब दूसरा जो आर्थिक समस्या की ओर इन लोगों ने इशारा किया, वो समस्या था आर्थिक विकास की समस्या। मतलब अगर संसाधन जो अपने देश में हैं, उन संसाधनों का 100% प्रयोग कर लिया जाए या सभी संसाधनों को पूर्ण रोजगार मिल जाए, उसके बाद क्या होगा? क्योंकि ये धरती, ये अर्थव्यवस्था उन लोगों के लिए भी है जो इस दुनिया में 500 साल बाद, 1000 साल बाद भी आएंगे। तो आखिर जब हम सारे संसाधनों का प्रयोग हम ही लोग कर लेंगे तो आने वाली भावी पीढ़ी का विकास अवरुद्ध सा हो जाएगा, रुक जाएगा। इसलिए वर्तमान पीढ़ी की ये जिम्मेदारी है, अर्थव्यवस्था के वर्तमान नीति निर्धारकों की ये जिम्मेदारी बनती है कि नए साधनों, वैकल्पिक साधनों का खोज किया जाए। तो हम लोग ये देखें, आर्थिक विकास की समस्या में आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने क्या समझाया कि जो संसाधन है, जब उसका 100% प्रयोग हो जाएगा तो आने वाली भावी पीढ़ी के साथ एक चुनौती खड़ी हो जाएगी। जो डेवलपमेंट है वो रुक सकता है। इसलिए इन अर्थशास्त्रियों ने सतत पोषणीय आर्थिक विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों को आगाह किया। इन अर्थशास्त्रियों ने यह बताया कि आने वाली भावी पीढ़ी भी विकास का आनंद ले सके, इसलिए हम लोगों को नए संसाधनों की खोज भी करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। अब आप लोग अपनी पढ़ाई को निरंतर आगे बढ़ाइए, फिर हम आपके साथ अगले चर्चा में उपस्थित होंगे। हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं, हम निरंतर टेस्ट का भी काम चल रहा है, हम लोग टेस्ट भी दे रहे हैं और टेस्ट में आप लोगों की अच्छी खासी उपस्थिति भी है, आप अच्छा काम कर रहे हैं।
हम लोग निरंतर इसी तरह से अपने पढ़ाई को अनवरत जारी रखेंगे। धन्यवाद।